नमस्कार, रेवटी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नानपारा के हाडा बसहरी रुपईडीहा रोड स्थित शिव कागभूषण मंदिर में किया गया जलाभिषेक। सरकारी पीएससी अस्पताल में प्रसव की सुविधा न होने से आशाओं को हो रही परेशानी। ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ग्रामीणों की शिकायत पर भी नहीं हो रही सुनवाई। लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से पड़ता है गुजरना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पार्टी कार्यालय मैनपुरी पहुंचे। आभूषणों की ठगाई करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से था फरार। 15 दिसंबर को 11 मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का अयोध्या धाम का दौरा। 26वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर। 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन। सचिन ज्योति पांडे सहित 1 दर्जन आइडियल कपल ऑफ झांसी अवार्ड से सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर माथा टेकने पर समस्त देशवासियों को आह्वान किया गया था कि समस्त देशवासियों अपने अपने घर, मंदिर आदि स्थानों पर भगवान शिव के जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित करें। उसी उपलक्ष्य पर हाडा बसहरी रुपईडीहा रोड स्थित शिव मंदिर पर शिव जी का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक अंकुर तिवारी मंडल अध्यक्ष भाजियों राजापुर द्वारा किया गया। अंकुर तिवारी ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उसी के समक्ष हम कार्यकर्ताओं को यह बताया गया था कि सभी सेक्टरों में, सभी बूथ स्तर पर जितने भी देवालय हैं वहां पर जलाभिषेक करना है। उसी के उपलक्ष्य में देवालय पर इकट्ठा हुए हैं और आज बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा काशी विश्वनाथ का लोकार्पण हुआ है। इस मौके के अवसर पर मौजूद शिवम त्रिपाठी, मिलन शुक्ला, साकेत तिवारी, सौरभ तिवारी, निरंजन शुक्ला, निरंजन शर्मा, धर्मेंद्र साहू, सतीश पांडे, सुरेश तिवारी के साथ जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी के समक्ष हम प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को यह बताया गया था कि सभी सेक्टरों में, सभी बूथ स्तर पर जितने देवालय हैं सभी का जलाभिषेक करना है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और अपने यहाँ नज़दीक देवालय में जलाभिषेक के लिए। नाच गाना का माहौल इसलिए है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, सभी उपलब्धियों को लेकर भाजपा हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अंत्योदय तक सारी लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है और जो योजनाएं हैं सब लोगों को मिल रही हैं, लाभ मिल रहा है जनता को। तो खुशियाँ तो जाहिर सी बात होनी है। चलिए यूएफटी लाइव के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी सिराथू क्षेत्र के अंतर्गत सुजातपुर बमरौली ग्राम सभा में एक बड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व में प्रसव कराया जाता था। अब वह प्रसव न होने के कारण आशा बहुओं को हो रही है परेशानी। आशा बहुओं के द्वारा सरकार से प्रसव कराने की मांग की गई है। आशा बहुओं को प्रसव कराने के लिए रात हो या दिन हो, सिराथू मंचनपुर पीएससी दूर पड़ता है। यहाँ सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपस्थित होते हुए भी सेवाओं की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही। आशा बहुओं ने मांग की है कि यहाँ प्रसव कराने की सुविधा प्रदान की जाए। गीता देवी, साधना पांडे, संतोष कुमारी, सीमा साहू, राम प्यारी, फातिमा, नुसरत जहां, ममता, अन्नू रानी इत्यादि आशा बहुएं उपस्थित रहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है। क्या मांग है सर? मांग मेरी ये है कि यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, हम लोग को डिलीवरी के लिए दर भटकना पड़ता है। सिराथू भी दूर पड़ता है, जिला हॉस्पिटल भी दूर पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रसव हो। कौन सा गांव पड़ता है? ये गांव पड़ता है सुजातपुर बमरौली। यूएफटी लाइव के लिए आरपी यादव के साथ जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू विकास खंड के अंतर्गत बमरौली में विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान अपनी मनमानी तरीके से कार्यप्रणाली नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा में बहुत सी नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य बाकी है, किंतु ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी गांव का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पहले से ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां निर्माण होना चाहिए वहां निर्माण न कराकर अपनी मनमानी से कार्य का निर्माण करा रहे हैं। जिस स्थान पर नाली व इंटरलॉकिंग का निर्माण किया जाना चाहिए वहां नहीं करा रहा प्रधान, जिससे ग्रामीणों को कीचड़ युक्त रास्ते से निकलना पड़ता है। क्या मामला है? हमारे घर में पानी जा रहा है। हम प्रधान को कई बार सूचना दिए। ये इधर नीचे देखो, हमारी बाउंड्री भी टूट गई है, पूरी पलट गई है और घर में भी सीढ़न जा रहा है। प्रधान को बोलते हैं कि नाली बनवा दीजिए, सुनवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा घर गिर जाएगा तो इतना सीढ़न जा रहा है, अंदर पानी जा रहा है, नाली भी पूरा ख़राब है। पूरा पानी देखिए आगे तक पूरा नाली ध्वस्त हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान को बोलते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, ना कभी इधर देखने आते हैं।
प्रधान को जाके हम लोग बोले, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं ठीक है बन जाएगा, कभी इधर देखने भी नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास तिवारी है, यही हमारा मकान है। हमारा देखिए पूरा बाउंड्री पलट गया है और मकान में भी सीढ़न जा रहा है। UFT लाइव के लिए RP यादव के साथ जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से नवनियुक्त किए गए राष्ट्रीय सचिव नवीन सक्सेना मंगलवार को जनपद मैनपुरी पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय पर उनका जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। स्वागत सम्मान के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को कायम रखेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम भी करेंगे। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के बयान लाल टोपी लाल अलर्ट को लेकर भी बताया कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा, कोई काम नहीं है। बीजेपी सिर्फ आपस में लड़ाने और बढ़ाने का काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी आपसी भाईचारे को खत्म कर हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई बनाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बताया कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। 350 सीटें लाकर समाजवादी पार्टी एक नया परचम लहराने का काम करेगी। उन्होंने और क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, क्या प्लान है आपका, किस तरह जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले हैं? मैं 2022 में जो प्रदेश में चुनाव हैं उसमें माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है और ये मेरा संकल्प है कि मैं पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर के पार्टी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। समाज का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? मेरे उनका झुकाव भाजपा की तरफ ज़्यादा था। मैनपुरी में की बात नहीं कर रहे, जनरल प्रदेश बात कर रहे हैं। और उनके आज भाजपा ने उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसलिए वो लोग जो है सब उनसे वहाँ से नाराज हैं। सारे लोग अखिलेश यादव के संग। अच्छा, एक समस्या UFT लाइव के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैनपुरी में शातिर ठग पर 20,000 का इनाम घोषित था। मैनपुरी पुलिस और स्वाट टीम को ऑपरेशन सिकंजा अभियान चलाते समय बड़ी सफलता मिली है, जब एक किराए के मकान में रह रहे किराएदार ने अपने मकान मालकिन से लाखों के आभूषण शादी में जाने का झांसा देते हुए ठग कर फरार हो गया था, जिस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे अभियान के तहत गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी नीलम दुबे के आवास पर एलाऊ थाना क्षेत्र के ध्यानपुर निवासी राजेश यादव 2 साल पूर्व किराए पर रहने के लिए आया था, जहां मकान मालिक से परिवार जैसे संबंध बनाते हुए मकान मालकिन को अपने विश्वास में लेते हुए बहन भाई का रिश्ता बना लिया, जिसके चलते अपनी पत्नी के साथ एक शादी में जाने के नाम पर मकान मालिक की पत्नी नीलम दुबे से एक मंगलसूत्र, 4 कंगन, कानों की बाली, 6 अंगूठियां, लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन राजेश यादव 2 साल तक पुलिस की पकड़ से दूर रहा, जिस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। मुखबिर की सूचना के अनुसार पुलिस ने हेलो थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव में राजवीर के घर पर छापामार कार्रवाई की, तो वहां से राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 315 बोर का एक देशी तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया। किस तरीके की गतिविधियां थी इसकी और किस तरीके से गिरफ्तारी की गई है? ये शातिर ठग है जो कि यहाँ पर एक महिला नीलम दुबे के सारे गहने ये धोखाधड़ी करके हड़प लिया। इसके अतिरिक्त ये आगरा में इसने जो है इसी तरह धोखाधड़ी कार्रवाई की थी। फतेहगढ़ में भी इसके विरुद्ध, मथुरा में, कई जनपदों में ये इसने जो है लोगों को ठगने का काम किया था। पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। इसका पूरा परिवार शामिल था ठगी के व्यवसाय में, और ये 20,000 रुपये का इस परिवार में घोषित था। और ये रहने वाला बेसिकली राजेश यादव ये एलाऊ क्षेत्र का है। तो मकरूरी में इसमें आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया था। इसका रिवार्ड भी घोषित था। आज हमारी साइबर स्वाट की टीम और लोकल SHO ने इसको अरेस्ट किया है। इसको आज जेल भेजा जा रहा है और इससे आगे भी पूछताछ रिमांड पर लेकर। इसके द्वारा जो जेवर की ठगी की, क्या वो सामान भी बरामद किया गया? इससे सामान बरामद अभी तो नहीं, पूछताछ इससे हुई है, लेकिन क्योंकि अभी समय कम था और हमें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है, इसके बाद इसको हम लोग रिमांड पर लेंगे। रिमांड लेकर UFT लाइव के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भाजपा शासित प्रदेशों के
मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर कल यानी 15 दिसंबर को 11 मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। पहली बार अयोध्या में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद रहेंगे। सभी मुख्यमंत्री बस से अयोध्या धाम जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के वोकल फॉर लोकल आह्वान के तहत अयोध्या के स्थानीय बाजार में खरीदारी भी करेंगे। इससे पहले तैयारियों को पूरा करने के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव आर.के. तिवारी अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने राम की पैड़ी व सरयू घाट का निरीक्षण किया, तो वहीं डीएम नीतीश कुमार और एसडीएम शैलेश पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट व सरयू आरती का जायजा लिया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, गोवा के सीएम व बिहार के एक व अरुणाचल प्रदेश के एक डिप्टी सीएम के अयोध्या आने की सूचना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभी जो हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर 11 माननीय मुख्यमंत्रीगण और 6 डिप्टी सीएम्स की आने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने व्यापक तैयारी कर ली है। उनका जो मुख्य कार्यक्रम होगा हनुमानगढ़ी का दर्शन है, रामलला का पूजन और वहाँ राम जन्मभूमि साइट का अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सरयू घाट पे पूजा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और लगभग दोपहर में ये लोग आएंगे और 3 घंटे का कार्यक्रम अयोध्या का रहेगा। ये सर सब लोग बाय रोड आएंगे कि बाय एयर? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो शासन डिसाइड कर रहे हैं, उसके अनुसार फिर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जो संभावित कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए 3 टियर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस रहेंगे, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी, हमारी ट्रैफिक की और इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट रूट्स पे तैनात रह के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। तो सर कितने घंटे का वीवीआईपी का कार्यक्रम है? देखिए अभी जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। सर इसके लिए मतलब आम जनता के लिए यातायात की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए कुछ डाइवर्जेंस रहेंगे, जिस समय वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा उस समय डाइवर्जेंस रहेंगे। बाकी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मिनिमम स्टॉपेजेस जो हैं वो रखे जाएंगे। बाकी जिस समय वीवीआईपी फ्लीट का मूवमेंट रहेगा उस समय रिक्वायर्ड डाइवर्जेंस हमारे रहेंगे। यूएफटी लैब के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 20 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की अध्यक्षता अवध विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। उपाधि और गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों की सूची लगभग बनकर तैयार है। समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने सभी समितियों के संयोजकों से तय समय पर सभी कार्य संपन्न करने के निर्देश जारी किए। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर काफी चहल पहल मची हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह 20 दिसंबर 2021 को है। दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी द्वारा समितियों का गठन कर दिया गया है। समितियां अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 100 स्वर्ण पदक छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसी क्रम में उपाधियां भी दी जाएंगी। इस दीक्षांत समारोह का मुख्य आकर्षण प्राथमिक विद्यालय के 30 बच्चे रहेंगे और माननीय कुलाधिपति एवं मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाएगी। यूएफटी लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। महिलाओं को रोजगार व उन्हें रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन स्थित कचहरी के पास किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई रेडीमेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, रुई बत्ती, मुरब्बा अचार, जूट, मंजू आदि का स्टॉल लगाकर महोत्सव में प्रदर्शित किया। जिला विकास प्रबंधक कमलेश यादव ने बताया कि हम ग्रामीण महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको स्वयं सहायता समूह से रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें अनेक पदार्थों से निर्मित होने वाले सामानों को बनाना सिखाया जाता है, जैसे मिट्टी से दिए, मंजू से रस्सी आदि।
आज इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को 3 दिवसीय मेले में बेचने के लिए मेला लगाया गया है। स्वयं सहायता समूह में कार्य कर रही मोनिका सिंह ने बताया कि इन कार्यों से महिलाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे इन कार्यों को देखकर ग्रामीण महिलाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी, जिससे वे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकेंगी और अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगी। मेला का आयोजन किया जा रहा है नाबार्ड से। नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए कार्यरत है। तो हम जो है ग्रामीण महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में उन्हें अलग अलग तरीकों के पदार्थ बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये महिलाएं जो मेले में आई हैं, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके का पदार्थ लगाया इन्होंने, चाहे मिट्टी से निर्मित पदार्थ है, कुछ गुड़ के पदार्थ हैं, कुछ कपड़े हैं। तो एक मंच हमने इनको दिया है, जिस मंच के माध्यम से ये महिलाएं आई हैं आज बाजार में, फैजाबाद में, यहाँ पे अपना उत्पाद बेचेंगी। 3 दिवसीय ये जो है मेले का आयोजन किया गया है। ये 14 से 16 तारीख तक चलेगा। शुभारंभ जो है श्रीमती अनीता यादव जी ने, जो सीडीओ हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मेन मोटिव क्या है इसका करने का? जैसे मैंने बताया, इसका मेन मोटिव यही है कि हम महिलाओं को, समूह की महिलाओं को एक मंच दें, जिस मंच के माध्यम से उन्होंने जो भी अपने उत्पाद तैयार किए हैं उनको यहाँ पे आके बेचें। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार, और इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इससे थोड़ा प्रेरित हो रही हैं और इच्छुक हो रही हैं। जो घर में लुप्त हुई बैठी महिलाएं थी, वो आगे निकल के इसको देखने के बाद आगे काम करेंगी। इससे मेरे को लगता है प्रेरणा मिल रही है। मेरा नाम मेनका सिंह है। मेरा ये मूंज का है, जो लुप्त हो चुकी चीज़ों का हमने फिर से प्रयोग कर रहे हैं, और ये जूट का है। UFT लाइव के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। राजकीय संग्रहालय में आयोजित आइडियल कपल ऑफ झांसी अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि विधायक रवि शर्मा ने जीवन पथ पर आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हुए 1 दर्जन से अधिक नगर के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि आज के दौर में जो लोग वैवाहिक जीवन को खुशी और उत्साह के साथ जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक दायित्वों को निभाना आज के दौर में बड़ी कठिन चुनौती है। ऐसी चुनौती से पार पाते हुए जो लोग वैवाहिक जीवन को सुखमय तरीके से जी रहे हैं, वे निश्चय ही समाज के लिए आइडियल हैं। इस अवसर पर संजय संजना पटवारी, मनमोहन, अलका गेंडा, तरुण आकांक्षा जुनेजा, कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत कौर, सुनील, नमिता गुप्ता, अनिल, उषा मौर्य, सचिन, ज्योति पांडे एवं विधायक प्रतिनिधि पंडित दिलीप, शालिनी पांडे को आइडियल कपल ऑफ झांसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उप नियंत्रक मुनेश कुमार गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि दिलीप पांडे, राम कुमार अंक शास्त्री रहे। कार्यक्रम का संचालन रवि त्रिपाठी ने किया। अनिल मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। परम आदरणीय श्रीमान रवि शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रिय अनुज श्रीमान दिलीप पांडे जी, मंच पर आसीन राम कुमार भाई साहब और उपनियंत्रक गुप्ता जी, सभी सम्मानित होने वाले आज आइडियल कपल से सम्मानित हमारे प्रिय भाई और भाभियों, बहुओं और इस सभागार में पधारे सभी अतिथिगण, प्यारे बच्चों। वो युगल हैं जिनके वैवाहिक जीवन को एक अंतराल हो गया। हमने अपने सुखद वैवाहिक जीवन को जिया है, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी भी ऐसे ही इस जीवन को जिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि बहुत सारी चीज़ों को हमें अपनी नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। अभी हम एक रिश्तेदारी में गए तो हम वहाँ पर डिलीवरी हुई थी छोटी हमारी बिटिया की जेठानी को, तो उसको हमने कहा बेटा बस एक चीज़ हमारी मानना, बाकी अपने आनंद के साथ बच्चा खिलाओ। तो बोली आप बता दो पापा जी। तो हमने कहा मानना ये कैसे, बस मोबाइल से मत खिलाना, कभी नहीं तो महीने 2 महीने का हो गया तो तुम उसी पर गाने लगा दोगी, वो बच्चा 2 महीने का उसे देखेगा, खुश होगा, उसकी आंखें 4 साल बाद फिर सोना शुरू हो जाएगी। उसको उसके जो शारीरिक विकास है, जो दिमाग के विकास का क्रम है, वो तेज होने लगता है। तो हमको कम से कम समाज में व्याप्त विकृतियों को जहाँ एक और रवि भाई ने एक बड़ा शानदार प्रयास किया, वहीं दूसरी उसके पीछे का मंतव्य भी यही है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जहाँ वैवाहिक जीवनों में कठिनाई पैदा हो रही, गड़बड़ियाँ पैदा हो रही, उस कठिनाई को भी हम सबको मिल करके कैसे समाप्त कर पाए। हम लोगों को क्या धार्मिकता का जिम्मा क्या बुजुर्गों का है? क्या हम अपने बच्चों को मंदिर ले जा पाए क्या? तब हम कहते हैं कि हाँ, सिर्फ जैन समाज ऐसा है, सिख समाज ऐसा है कि जो अपने बच्चों को मंदिर तक ले जा पा रहे हैं। इसके अलावा सनातनी व्यवस्था में हिंदू समाज के बच्चे तो मंदिर जाना भूल गए। हम क्यों नहीं इस तरीके से जीवन जीना सिखा पा रहे हैं बच्चों को?
जब हम छोटे थे ना तो हम इस बात को बार बार उल्लेख करते थे। ये दरअसल मार्केट संवाद के तत्वाधान में हम लोगों ने आइडियल कपल ऑफ झांसी का अवार्ड दिया है, जो वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे वाली पीढ़ी इन लोगों से प्रेरणा ले कि ये लोग जिस प्रकार से 10, 20, 25, 30 सालों से वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, हम लोग भी ऐसी ज़िंदगी जिएं। और यही उद्देश्य को लेकर हमने झांसी के करीब 15 लोगों को आइडियल कपल ऑफ झांसी अवार्ड दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रवि शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में उप नियंत्रक सिविल डिफेंस मुनीश कुमार गुप्ता जी और विधायक प्रतिनिधि दिलीप पांडे जी के अलावा रामकुमार अंक शास्त्री जी भी मौजूद रहे। UFT लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव के साथ। नमस्कार।